हाँ देखिए, अपन दर्पण वाला टॉपिक अपन ने पूरा कर लिया था, जिसमें दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध है, दर्पण के लिए दर्पण समीकरण था और उसमें आवर्धन था, और कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने इसमें कर लिए थे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स और अपन इसमें सोल्व करते हैं, जो कि आपकी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसी के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक मनोरंजन पार्क, देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक के एग्जाम्पल ही है। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण। ध्यान रहे, अगर दर्पण अवतल है तो ऐसी स्थिति के अंदर फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या कितनी आएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। यानी एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, यानी फोकस दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी। अगर इसको r को लिखेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल है। तो फोकस दूरी हो जाएगी -2 मीटर। एक बालिका दर्पण के सामने, एक बालिका दर्पण के सामने, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है। ताकि वह अपने वास्तविक प्रलंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो। खड़ी है ताकि वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो। अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी हो, प्रतीत हो। यदि प्रतिबिंब सीधा है, यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है? तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है? तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे, हर टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया है। इसमें अपन ने क्वेश्चन ऐसा भी किया कि u और f आपको दिया है और आपने उसमें v ज्ञात किया है। 2 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन ऐसा भी किया कि f और u दे रखा है, v ज्ञात किया था। फिर v और u दे रखा है, f ज्ञात किया था। एक क्वेश्चन ये भी किया था। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें f और v दे रखा था और अपन ने u ज्ञात किया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, जरा हिंट लगाइए आप। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, यानी कि दर्पण अवतल है तो r = -4 मीटर। अगर r आपके पास आ गया है तो आपके पास, आप जानते हो r 4 मीटर है, तो देखिए फोकस दूरी f = r/2। इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हैं तो r का मान -4/2, तो -2 मीटर। ये आपके पास इसकी आ गई है फोकस दूरी। फिर कह रहे हैं एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि वे अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो। देखो, दर्पण अगर अवतल होगा तो ही उसकी लंबाई यानी आवर्धन का मान ज़्यादा आएगा। अगर दर्पण उत्तल होता तो उसका आवर्धन 1 से कम ही आता। तो देखिएगा, एक बालिका दर्पण सामने खड़ी है ताकि वे अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो, यानी उसका जो आवर्धन है वो हो गया है 2.5। यही हुआ क्योंकि अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो। यदि प्रतिबिंब सीधा है,
अगर सवाल में प्रतिबिंब सीधा कहा है तो आगे किसका साइन आएगा, प्लस का। अगर इन्होंने प्रतिबिंब को उल्टा कहा होता तो देखो यहाँ हिंट आ गया आपके पास कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, तो ऐसे सिग्नल m का मान क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि u का मान अपन को निकालना है कि दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी हो ताकि इसे अपनी जो लंबाई है पहले की तुलना में 2.5 गुनी क्या हो, प्रतीत हो। तो देखिएगा, अब आपके पास m आपके पास है, f आपके पास है, u आपको ज्ञात करना है। तो याद करें मैंने आवर्धन के वो सूत्र भी कराए थे जिसमें कि m का मान f और u के रूप में भी था, f और v के रूप में भी था। तो उनमें से एक फॉर्मूला m इजिकल टू, ये भी आपके पास था, f अपॉन में f माइनस u। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपको m के साथ पहले स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर v निकालोगे, फिर उल्टा लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। तो इस छोटे से फॉर्मूले से अपन इस छोटे से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए m का मान दिया हुआ है 2.5, f का मान है आपके पास -2, फिर f का मान -2, फिर देखो u अपने लिए अज्ञात है। मैंने क्या कहा, अज्ञात राशि जिसे कि अपन को ज्ञात करना होता है वो अपने आप चिन्ह सहित आ जाएगी, उसके लिए आपको चिन्ह लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अब देखिए इसे आप सोल्व कीजिएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 इंटू -2, तो ये हो गए -5, फिर -2.5u, 2.5 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया है -5 माइनस 2.5u इजिकल टू -2। फिर देखिएगा -2.5u -2 + 5 -2.5u इजिकल टू प्लस के 3, यानी कि आपके पास u की जो वैल्यू है 3 अपॉन में -2.5 आ गई है। इसको आप फिर सोल्व करेंगे तो देखिएगा u इजिकल टू 30 अपॉन में 25, आगे नेगेटिव का साइन है ये। फिर और सोल्व कर लीजिए इसे 5 से, ये आ गया है 6 अपॉन में 5, 6 को डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 1.2 मीटर, और नेगेटिव के रूप में आ रहा है u। इसका मतलब लड़की कहाँ खड़ी होगी, दर्पण के सामने। तो देखिएगा अपन ने क्या देखा कि एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, r का मान 4 दिया हुआ है, अवतल दर्पण था तो मैंने इसे क्या लिख दिया, -4। तो फोकस दूरी क्या हुई, वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई। तो f इजिकल टू -2 मीटर आ गया। m का मान 2.5, इसने कहा है यदि प्रतिबिंब सीधा है तो, अगर प्रतिबिंब उल्टा होता या ऐसा कहते तो यहाँ क्या लेते आप, माइनस का साइन आ जाता। u आपको ज्ञात करना था, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखी और अपन ने इसकी कैलकुलेशन करी, तो ये क्वेश्चन अपने पास पूरा हो गया। अब एक न्यूमेरिकल और है जिसको और अपन इसमें पूरा करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको कि अपन इसके बाद पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, बिल्कुल सही है। यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रहे दर्पण कौन सा दिया गया है आपको, उत्तल दिया गया है। अभी तक के क्वेश्चनों में अवतल था, यानी कि इससे प्रतिबिंब छोटा बनेगा और आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, एक वास्तविक बिंब इसके सामने, एक वास्तविक बिंब इसके सामने, जितनी फोकस दूरी है उतनी ही दूरी पर ये रखवा रहे हैं
कि एक वास्तविक बिंब इसके सामने ध्रुव से दूरी f पर रखा जाए। एक वास्तविक बिंब इसके सामने ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए, दूरी से f दूरी पर रखा जाए, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो गौर करें आप। एक उत्तल दर्पण है, दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। सबसे पहली बात ये, अगर ये अवतल दर्पण होता तो यही फोकस दूरी अपने पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन के रूप में ली गई होती। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। एक वास्तविक बिंब इसके सामने, दर्पण के क्या है? सामने है। इसका मतलब दर्पण के सामने होने का मतलब u का मान कैसा आएगा भाई? नेगेटिव आएगा। दर्पण के पीछे होता तो कैसा आता? पॉजिटिव आता। दर्पण के सामने ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए तो देखो भाई फोकस दूरी f है और u का मान दे दिया है इसने f। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि दर्पण के सामने है u का मान और प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकस दूरी, वो दी हुई है f। इसको प्लस में अपन को लेना है क्योंकि दर्पण कैसा है? उत्तल है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक का इस टॉपिक से संबंधित दर्पण से। फिर इसके बाद लेंस वगैरह अपन पढ़ेंगे। u की वैल्यू है -f क्योंकि दर्पण के सामने रखा हुआ है। v ज्ञात करना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था अपन ने, इससे पहले क्वेश्चन किए थे जब v इजिकल टू uf अपॉन में u माइनस f से। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो देखिएगा v इजिकल टू u की वैल्यू है -f, f की वैल्यू f दी हुई है, फोकस दूरी का मान फोकस दूरी के रूप में ही f ही है, u की वैल्यू फिर -f और फिर ये तो अपने आप ही अपने चिन्ह सहित आएगी। तो देखिएगा v इजिकल टू -f माइनस f का स्क्वायर, या इसे आप ऐसे लिख दें जैसे था f इंटू f। एक ही बात है, -f माइनस f तो ये हो जाएगा -2f, -f माइनस f माइनस 2f। तो अब आगे आप फिर देखिएगा v इजिकल टू f से f कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये रह गया है f/2। v इजिकल टू f/2 और ये भी मान किस में आ रहा है? प्लस में। तो अपन जानते हैं कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। तो आप गौर करें v इजिकल टू f/2 आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है? प्लस में आ रहा है, यानी कि दर्पण के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है और पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। अतः इस स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा और वो f/2 दूरी पर बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। इसमें एक चीज़ और आप जानते हो कि उत्तल दर्पण में अपन उसकी मुख्य अक्ष पर बिंब को कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब सदैव P और F के मध्य बनता है, यानी कि आंसर में जो V का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा F के मान से सदैव ही क्या होगी? कम होगी, क्योंकि P और F के मध्य आएगा। तो ये आंसर क्या आ गया? f/2। यहाँ अपने पास दर्पण वाला पॉइंट कंप्लीट होता है जिसमें अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या हैं, उसके फॉर्मूले, उसके आंकिक प्रश्न, दर्पणों के उपयोग, जिसमें जिसमें प्लेन मिरर ले लिया अपन ने, समतल दर्पण ले लिया, गोलीय दर्पण ले लिया, ये सारे कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें जो शुरू कर रहे हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स अपन शुरू कर रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले अपन ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी माध्यम से आते हुए दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ पर टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को अपन ने कहा था परावर्तन। इसमें माध्यम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर प्रकाश एक माध्यम से होता हुआ दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है और उस दूसरे माध्यम में भी प्रवेशित हो जाता है, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में जो परिवर्तन की क्रिया है, इस क्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी उसकी दिशा का बदल जाना ही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन यूँ कह सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो पृथक्कारी तल, पृथक्कारी तल का मतलब वो तल जहां दोनों माध्यम मिल रहे हैं, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेशित होता है, तो पृथक्कारी तल पर उसकी दिशा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी उसकी दिशा बदल जाती है। अब क्वेश्चन ये कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, यानी प्रकाश अपनी दिशा से क्यों मुड़ जाता है। तो इसका कारण होता है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना। जैसे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है, और यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना है। कैसे? अब देखो प्रकाश की चाल कैसे है। प्रकाश की चाल अगर इसकी बात करें तो देखिए, पहले अपन देखें निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर आप बात करें कांच में,
कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, भिन्न भिन्न है। अब इसके अंदर प्रकाश के अगर माध्यमों की अगर अपन बात करें तो प्रकाश की चाल अपन क्या देख रहे हैं, कांच सघन माध्यम है तो प्रकाश की चाल इसमें क्या है, कम है। कांच की तुलना में पानी विरल है तो इसमें प्रकाश की चाल और थोड़ी ज़्यादा है। वायु या निर्वात पानी की तुलना में विरल है तो इसमें प्रकाश की चाल और ज़्यादा है। यानी कि माध्यम की सघनता और विरलता के हिसाब से उसके अंदर प्रकाश की चाल का क्या है, मान है। अपन यूँ कह सकते हैं कि माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी, और माध्यम जितना विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। माध्यम की सघनता या विरलता एक निरपेक्ष राशि ने होकर के एक सापेक्ष राशि होती है। सापेक्ष राशि इस तरह से है कि जैसे मैं कहता हूँ पानी विरल माध्यम है, लेकिन ये विरल माध्यम किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष। लेकिन वायु के सापेक्ष अगर बात करूं तो वायु की तुलना में ये कैसा माध्यम हो गया भाई, सघन माध्यम हो गया। वायु की तुलना में ये हो गया है सघन माध्यम। अगर मैं कांच के लिए कहता हूं कि कांच एक सघन माध्यम है, लेकिन अगर हीरे या डायमंड से अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो कांच उसके आगे कैसा हो गया है, विरल माध्यम। यानी कि माध्यम की सघनता या विरलता एक आपेक्षिक या सापेक्ष राशि है, लेकिन निरपेक्ष राशि है। तो यहाँ आपने देख लिया कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल अपन ने देख ली है। अब इसी में देखो, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी अपवर्तन के पश्चात, यानी मुड़ने की घटना में किधर झुकेगा, अभिलंब की ओर। लेकिन जब ये सघन से विरल माध्यम में जाता है, लेकिन जब ये सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ध्यान रहे, प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, तथा सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है। इसको भी अपन लिख लेते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन की घटना अर्थात मुड़ने की घटना, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकता है, एवं सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर, एवं सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटता है। तो ध्यान रहे, माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, और माध्यम नहीं बदलेगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन आएगा तो ही अपवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकता है, एवं सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटता है। फिर एक विशेषता और देखें आप, जैसे परावर्तन में आपने देखा कि प्रकाश की किरण के लिए माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था।
अगर प्रकाश की किरण के माध्यम में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, क्योंकि माध्यम नहीं बदल रहा था, तो इसलिए प्रकाश की चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं था, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं था, और प्रकाश की आवृत्ति में कोई चेंज नहीं था। अगर घट रही थी तो वो थी तीव्रता। लेकिन यहाँ पर माध्यम बदल रहा है, और अगर माध्यम चेंज होता है तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, और प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है विरल माध्यम में, तो उस माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, तो उस माध्यम के अंदर जहाँ चाल कम होगी तो वहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगी। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति सदैव अपरिवर्तित रहती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के दौरान, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के दौरान अपरिवर्तित रहने वाली राशि है तो वह है आवृत्ति। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, दिशा, वे तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, दिशा वे तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, दिशा व तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये विशेष लाइन आपको याद रखनी ही है कि प्रकाश के अपवर्तन में नियत रहने वाली राशि कौन सी है, तो वह है प्रकाश की आवृत्ति। तो देखो, इसमें गौर करने वाली बात क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश के रंग का निर्धारण किया जाता है, अगर ऑप्शन दिया जाए प्रकाश की आवृत्ति से, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, प्रकाश की तीव्रता से, या अन्य और कोई सी भी राशि दे दे, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या आंसर होगा? अधिकांश स्टूडेंट का जो इसमें आंसर आता है वो आता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। क्यों आता है, कारण क्या है? जब छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे होते हैं तो एक चीज़ पढ़ते हैं कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 8000 एंगस्ट्रॉम है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि तरंग दैर्ध्य के मान को प्रकाश के रंग के साथ जोड़ दिया गया है। तो ऐसा दिमाग में, जबकि बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी भी गाइड में या बोर्ड की किसी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि रंग का निर्धारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का होता है। ये तो पढ़ने वाले विद्यार्थी स्वयं ही नियम बना लेते हैं कि रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य से हो रहा है, क्योंकि हरे रंग की तरंग दैर्ध्य इतनी है, लाल रंग की इतनी है, पीले की इतनी है। तो उस आधार पर, तो अगर इसी चीज़ को अगर अपन देखें तो देखिए, अगर प्रकाश को वायु से होते हुए पानी में प्रवेशित करा रहे हैं अपन, या पानी में प्रवेशित हो रहा है, यानी कि लाल रंग का प्रकाश है, अगर उसको मैं पानी में प्रवेशित करा रहा हूँ तो उसका रंग कैसा होगा? वही लाल होगा, उसके रंग में कोई फर्क नहीं आया। अगर उसके रंग में कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब अपवर्तन में कौन सी राशि चेंज नहीं होती है? ये अपन जानते हैं, आवृत्ति। अर्थात रंग जो फिक्स हुआ वो किसके कारण हुआ? आवृत्ति के कारण, क्योंकि अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है। अगर रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य कर रही होती तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन ये कह सकते थे कि तरंग दैर्ध्य चेंज हो रही है तो उसका रंग भी चेंज हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब रंग का निर्धारण कौन करती है? इसके अंदर आवृत्ति करती है। तो ये विशेष ध्यान रखना कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, उसकी दिशा और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, परंतु आवृत्ति सदैव क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है अपवर्तन के लिए। जबकि परावर्तन में आवृत्ति भी अपरिवर्तित थी, जबकि परावर्तन में आवृत्ति भी क्या थी?
परिवर्तित